नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज से एक नई सीरीज़ शुरू होने जा रही है जिसका नाम है रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के लिए यहाँ पर साइंस की क्लास। ठीक है, तो इस वीडियो में यानी कि इस सीरीज़ में हम लोग साइंस का जो है प्रैक्टिस सेट टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 से 25 क्वेश्चन साइंस का रहने वाला है। तो हम लोग इस सीरीज़ में साइंस के क्वेश्चन किया करेंगे और यह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और पूरी तरीके से सिलेबस पर आधारित है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं और बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पर सब्सक्राइब वाला ऑप्शन दे रहा है, इसे भी दबा करके बगल में घंटे को दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो मिलते रहें। और इससे पहले देखिए, आप जब चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022, यानी कि आप हेड रेडियो ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप तीनों में से कोई भी फॉर्म भरे हों या तीनों भरे हों, तो उसमें एक टॉपिक आता है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, रीजनिंग वाले सेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा मिल जाएगा मेंटल एप्टीट्यूड। और मेंटल एप्टीट्यूड भी आप लोग को कहीं से यदि खोजेंगे तो यूट्यूब पे जल्दी मिलेगा नहीं। तो यह जो है टोटल 11 पार्ट में हमने मेंटल एप्टीट्यूड का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएसआई का सब करा दिया है। टोटल 11 पार्ट बने हैं। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पर रेडियो ऑपरेटर भर्ती 2022 के नाम से प्लेलिस्ट लगी है, वहाँ पर सभी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यह वाला भी वीडियो वहीं पर लगा है, इन सब को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है। तो देखिए, एथेनोइक अम्ल को और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और इसके अलावा इसे सिरका भी कहा जाता है। सिरका वही जो खाने में या फिर अचार बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो पूछ रहा है इसका साधारण नाम क्या है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कलर चेंज, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका यदि फार्मूला पूछ ले कि एसिटिक अम्ल क्या या फिर एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिए कि इसका होता है CH3COOH। ठीक है, तो इतना इसको याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, या फिर इसे कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पूछ रहा है इसका एसआई इकाई क्या है। तो देखिए, इसका इकाई एक शब्दों में कहें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेकिन कैसे सही होगा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है G m1m2/r²। तो इसमें क्या पूछा है कि किसकी इकाई है ना, तो गुरुत्वाकर्षण का। तो ये देखिए आया कहाँ से, तो यानी कि G बराबर हम लोग को निकालना है। तो G यदि इधर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा F(r²/m1)(m2)। ठीक है, अब देखिए F से क्या होगा, न्यूटन हो गया, r² यानी कि मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर किलोग्राम m1 m2 यानी कि 2 m है, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम यानी कि यहाँ हो गया किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, अब किलोग्राम को ऊपर भी ले जा सकते हैं या फिर यहीं रहने दें, तो वही हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगर इसका पूछ ले कि बीमा क्या होता है, तो बीमा देखिए यहीं से निकल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो देखिए बीमा कैसे निकलता है। तो बीमा के लिए यहाँ पर देखिए न्यूटन का क्या हो जाए, न्यूटन को होता है MLT-2। बल, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल का होता है MLT⁻²। और मीटर स्क्वायर का यानी कि L² हो जाएगा। अब L² और नीचे बचा किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि M, किलोग्राम का होता है M²। अब जब इसको यहाँ पर नीचे हम लोग हल करेंगे, अरेंज करेंगे, तो M से M ऊपर एक कट जाएगा और माइनस में चला जाएगा, तो M1 - 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा L3। ठीक है, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3, और यहाँ पर हो जाएगा T-2। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का बीमा पूछ दे तो इसका बीमा यही होता है। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और उसके अलावा यदि पूछ दे गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था, तो याद रखिए हेनरी कैवेंडिश नामक एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है।
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हस्तांतरित ऊर्जा जो है कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और इसके अलावा अन्य भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे कि यदि हम हथौड़ा ऊपर खींचे रहे हैं, ठीक है, तो वह किस स्थिति में रहेगा, जो है कि गतिज मतलब स्थितिज अपने स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा में रहेगा। ठीक है, और उसके अलावा रोका हुआ बांध में जल भी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यह कुछ उदाहरण हैं। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44वां क्वेश्चन कह रहा है कि कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी किसके कणों में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो देखिए यहाँ पर द्रव की बात करें तो द्रव में जो होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर द्रव है, तो द्रव में अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं। ठीक है, और गैस की बात करें तो गैस में इससे भी दूर दूर अणु होते हैं, एक दूसरे के दूर दूर। ठीक है, और यहाँ पर ठोस में बात करें तो ठोस में एकदम पास पास होते हैं। तो पूछ रहा है गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो जहाँ पर अणु दूर दूर रहेंगे तो गतिज ऊर्जा तो वहीं पर संभव है बहुत तेज़ी से। तो 44वें का हो जाएगा डी, यानी कि गैस के अणु जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसमें गतिज ऊर्जा अधिकतम होना संभव है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह क्लास किस लिए चल रही है, तो यह हेड रेडियो ऑपरेटर वाला जो फॉर्म है, तो हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए क्लास चल रही है। ठीक है, इसके अलावा असिस्टेंट और वर्कशॉप वालों के लिए भी यदि चाहिए तो नीचे आप कमेंट करिएगा, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट हम इसके बाद उन लोगों के लिए भी लाएंगे। ठीक है, वर्तमान में चल रही है हेड रेडियो ऑपरेटर के लिए। आप वैसे भी असिस्टेंट या फिर वर्कशॉप की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास को ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है। तो मान लीजिए यह एक दोलक है, लटका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कह रहा है कि एक आयाम पूरा करने में क्या कहलाता है, तो आवर्तकाल। ठीक है, एक आयाम पूरा कर लेगा तो इसे कहा जाता है आवर्तकाल, अपना एक चक्कर पूरा कर लिया। आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 45वें का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से कुछ ही ऊपर वृत्ताकार कक्ष में घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का कक्षीय वेग v है, तथा उपग्रह जो पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या से आधी दूरी पर वृत्तीय कक्षा में घूमेगा, तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा। तो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन जान लीजिए कक्षीय वेग। ठीक है, कक्षीय वेग की बात करें, यदि पूछ दे कक्षीय वेग कितना होता है, तो 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर पलायन वेग पूछ दे तो पलायन वेग होता है, आपको पता होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कक्षीय वेग कितना 7.92 और पलायन वेग होता है 11.2। तो यहाँ पर पूछा है किसकी उसका कक्षीय वेग क्या होगा। तो देखिए इसको हल करना पड़ेगा, तो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि v बराबर यानी कि कक्षीय वेग बराबर होता है करड़ी में जी आर ई बोले तो अर्थ। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे पास या फिर घूमने वाले कक्षीय वेग की बात करें तो यही होता है। और जब इसको पूरा तरीके से हल करेंगे इस सूत्र में रख कर, यानी कि आर ई की जगह r/2 रख देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करड़ी में 2/3, यानी कि 46वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के एक उपग्रह में एक अंतरिक्ष यात्री एक तुला पर खड़ा है, यानी कि कोई भी अंतरिक्ष में उपग्रह चल रहा है और उसमें एक यात्री खड़ा है। ठीक है, यात्री को खड़ा करते हैं, एक यात्री खड़ा है और किस पर खड़ा है, एक तराजू यानी कि एक तुला पर खड़ा है, तो उसका भार क्या होगा। तो देखिए अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ हो, या फिर तुला हो या फिर आदमी हो या फिर कोई चीज़ हो, उसका भार एकदम हो जाता है शून्य। ठीक है, तो वह कहीं भी खड़ा रहे तो उसका भार यहाँ पर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी कि शून्य ही दिखाएगा। तो 47वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। 48वां कह रहा है, यदि दो सदिशों के योग और अंतर का परिमाण एक ही है तो उनके बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ पर समझते हैं। देखिए कह रहा है कि दो सदिश है, मान लीजिए एक सदिश है वेक्टर आर है a प्लस v। ठीक है, और एक कह रहा है कि दो सदिशों का अंतर, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, का योग और अंतर का परिणाम एक ही है, तो r बराबर इसको माइनस में कर लेंगे। अब कह रहा है इसका परिणाम एक ही है, तो यहाँ पर एक ही कर देते हैं, वह a प्लस बी
वेक्टर बराबर ए माइनस बी वेक्टर, ठीक है। अब दोनों का हम कर देते हैं वर्ग। जब दोनों का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से टूट करके यहाँ पर आ जाएगा 4ab बराबर टोटल आ जाएगा 0। अब इनका जब अदिश गुणन देखेंगे तो होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 0। अब देखिए तो यहाँ पर कॉस थीटा यानी कि थीटा 0 किसका मान होता है कॉस 90 का, ठीक है। कॉस 90 का जब मान होता है तो थीटा बराबर क्या आ गया 90। तो कह रहा है कि उनके बीच का कोण कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 90 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यह सीरीज आपको कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। इसके बाद तब हम अगला सीरीज यानी कि अगला वीडियो अगला प्रैक्टिस सेट जरूर लाएंगे। 49वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई न लग रहा हो। तो जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा होगा तभी यह सतत चाल से गति करेगी। तो 49वें का क्या हो जाएगा, 49वें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन नंबर 50। कह रहा है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु, यानी कि कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान 100 है, यानी कि यम दे दिया, यम बराबर 100 किलोग्राम। अब कह रहा है कि 6 सेकेंड में, यानी कि टी दे दिया 6 सेकेंड, और 5 मीटर प्रति सेकेंड से 17 मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यानी कि v1 दे दिया 5 और v2 दे दिया 17। तो अब हम लोग यहाँ पर त्वरण निकाल लेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि 17 से 5 हो रहा है, यानी कि 17 से 5 कितना अंतर है इसका 12, ठीक है। समय क्या है 6, यानी क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हमें बल निकालना है तो यह बराबर होता है यम ए। तो यम दिया है 100 और ए दिया है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 200 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो ऊष्माधारिता का विमीय सूत्र होता है ऑप्शन नंबर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के पावर -1, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी। अब कैसे होता है तो इसको आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। एम एस बराबर होता है थीटा बटे नीचे डेल्टा थीटा, ठीक है। और इसकी मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा क्या होता है जूल प्रति डिग्री केल्विन, ठीक है। जूल प्रति डिग्री केल्विन इसका मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है 52 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो वही चींटी जो लाल वाली होती हैं काटती हैं तो क्या छोड़ देती हैं, हमारे शरीर में छोड़ देती हैं ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही, ऑक्जेलिक नहीं फार्मिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उनमें फार्मिक, ठीक है। तो लाल वाली चींटियों में क्या होता है फार्मिक अम्ल। और यह किस में होता है उसके अलावा, तो देखिए फार्मिक अम्ल जैसे बिच्छू डंक मारता है तो वह भी हमारे शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ देता है, जिससे कि दर्द और जलन वगैरह होता है, ठीक है। तो और पूछ ले यहाँ पर फार्मिक अम्ल यानी कि फार्मिक एसिड का फार्मूला पूछ ले तो इसका होता है CHCOOH, ठीक है। CHCOOH होता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और इसी को ही मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिसका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न है, उसे क्या कहा जाता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एल्केन का क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। और एल्केन के अलावा यहाँ पर एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है, TnH-2। अब तो इसका जो 53 कह रहा है तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समजातीय श्रेणी में होते हैं CH2 वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर बचाने के लिए जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। तो किससे बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो उनको जो है कि उस पर जंग न लग जाए, जिसे मूर्छा कहते हैं। तो जंग न लग जाए इससे बचाने के लिए उस पर चढ़ाई जाती है इस पर कौन सी वस्तु जिंक की, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज़ कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी करता है, अतः हवाई जहाज़ कार से अधिक शक्तिशाली है। इसमें यह किसका उदाहरण है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिए, तो दो चीज़ समझना होगा। एक होता है कार्य करने की दर, यानी कि कार्य कोई अधिक दर से कर रहा है तो उसे कहते हैं उसकी शक्ति बहुत तेज है। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और कार्य करने की क्षमता, ठीक है, यहाँ पर शक्ति में क्या है, कोई भी कार्य कितने समय में कर रहा है उस दर को शक्ति कहते हैं, लेकिन क्षमता को यहाँ पर ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर 55 में पूछा क्या है, तो 55 में पूछा है कौन अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति इसका सही जवाब होगा 55 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। और इसमें दर ही है, यानी कि समय ले रहा है यानी दर है। समय कम लेगा कौन? हवाई जहाज़। और समय ज़्यादा लेता है कार। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा? ठीक है, तो 56 का जो होगा सही, देखिए 56 में यदि कोई वस्तु ऐसे है यानी कि 90 डिग्री पर है, ठीक है, तो कार्य क्या होता है? 0 होता है। तो 90 डिग्री, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थीटा बराबर 90। कह रहा है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 57 का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5.5 किलोवाट को जूल में बदलना है। तो जूल में बदलने के लिए इसमें गुणा कर देते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 6 से। जब इसमें गुणा करेंगे 5.5 में, तो यहाँ पर कट पीट करके आ जाएगा 19.8 गुणे 10 के पावर 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो कहीं भी किलोवाट को जब बदलना होगा जूल में, तो 3.6 से 3.6 गुणे 10 के पावर 6 से गुणा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु तब तक विराम में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाया न जाएगा, और कोई वस्तु यदि गति करती है तो गति करती ही रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल लगाया न जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है बल की परिभाषा को कौन सा नियम व्याख्यायित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन की गति का पहला नियम इसको व्याख्या करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि शुद्ध पानी किस प्रकार विद्युत का चालक है? तो एकदम जो शुद्ध पानी होता है वह बहुत ही बेकार चालक होता है, किसका? विद्युत का। तो यहाँ पर 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत ही खराब पानी होता है। कोई भी शुद्ध पानी है यानी कि जो मिनरल वाटर होता है वह विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता है। इसके अलावा जो मशीन वगैरह से यानी कि ट्यूबवेल उबेल देता है, तो उसमें यदि विद्युत का चालक पूछे तो उसमें थोड़ा ठीक ठाक विद्युत पहुंच जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए टोटल क्वेश्चन आने हैं यहाँ पर जीएस के 50। ठीक है, जीएस में 50, तो इसमें 20 के लगभग यहाँ पर साइंस रहता है। ठीक है, 20 के करीब साइंस रहेगा और 30 के करीब रहेगा जीएस। तो यहाँ पर हमने 40 से 60 क्वेश्चन तक आज कंप्लीट किया, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट सही हुआ। आपने यदि अभी तक देखा तो बताइएगा आपका कितना सही है। ठीक है, अपना स्कोर नीचे कमेंट जरूर करिएगा, और यह सीरीज कैसी लगी जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और यह सब मेंटल एप्टीट्यूड की क्लास भी आप देख सकते हैं।